डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गीता आईएएस एकेडमी। देखिए, आज की क्लास में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स को लेकर के। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स की परीक्षा 2024 में जो भी अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। देखिए, करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत सारे आप चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स कंप्लीट करने का जो मैं करता हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, जो बहुत अच्छी बात है, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ कोई मंथली मैगजीन, वैसे तो मैं विजन आईएएस के मंथली मैगजीन को पढ़ता हूँ, जो काफ़ी बेस्ट मानी जाती है और है भी। बाकी आप कोई भी अगर मैगजीन पढ़ रहे होंगे वो भी अच्छी है, अगर आपके दृष्टिकोण में वो बेहतर हो तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे क्या करूँगा, जो भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। यानी जैसे मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अध्यादेश 2023, जो अब एक्ट बन चुका है। ये न्यूज़ 2023 मई मंथ में काफ़ी चर्चा में था। ठीक है, तो अगर 28 मई को यानी आने वाला जो पेपर है, मई में है पेपर, तो मिनिमम आप 10 से 15 महीने के न्यूज़ जो घटनाएं हैं उसको स्टैटिक पार्ट से लिंक करके आपको समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे मैगजीन या न्यूज़पेपर में टॉपिक होते हैं जो आप खुद से प्रयास करते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते, तो हम उसे आसानी से मतलब समझाने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में, ताकि आप इसको समझ सकें और आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मंथली मैगजीन और न्यूज़पेपर की सहायता से कीजिए, जो काफ़ी बेस्ट है ये तरीका। और 10 से 15 महीना की कोशिश कीजिए कि उसको अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम बात करते हैं ये टॉपिक को। काफ़ी मतलब शुरू से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, चलिए, तो हम सबसे पहले टाइमलाइन देखते हैं कि जो देखिए 1951 में जो स्टेट की जो कंसेप्ट है भारत में, उसमें आप ये पढ़े होंगे कि पार्ट पार्ट ए, बी, सी और डी, ये स्टेट का विभाजन का काम करता था। मतलब जैसे सी पार्ट में दिल्ली को रखा गया था। ठीक है, मतलब ये पार्ट जो है ए में बी सी और डी, ए बी सी डी, इसमें बेसिकली ये था कि जो स्टेट हैं क्षेत्रवार, उसको इसमें रखा गया था। ठीक, तो सी में दिल्ली को रखा गया था, इतना याद रखिए। और इसमें क्या कहा गया था, इसमें ये कहा गया था 1951 में कि जो दिल्ली एक स्टेट है, यानी वहाँ पे विधानसभा होगी, मतलब उसके पास विधानसभा होगी दिल्ली के पास। इतना याद रखिएगा, आगे हम फिर बताएंगे और इसको माइंड में रखिएगा। ठीक है, 1951 में ए बी सी डी जो पार्ट विभाजन किया गया था कि कौन कौन से पार्ट में कौन से स्टेट होंगे, तो सी पार्ट में दिल्ली है। इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इसकी ज़्यादा अभी इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है, आप खुद से भी इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं 1956 में। हमने 1951 में बात किया जो दिल्ली का स्टेटस कैसा था उसको, और 1956 में अब बात करते हैं कि क्या स्टेटस दिल्ली का, संवैधानिक स्टेटस क्या थी। तो 1956 में एक अमेंडमेंट होता है। कौन सा? कॉन्स्टिट्यू संवैधानिक संशोधन, संविधान में संशोधन होता है 7th। इसके बारे में समझते हैं, ये क्या कहता है अमेंडमेंट। दरअसल 1956 में स्टेट और यूटी, देखिए ये अमेंडमेंट दरअसल ये कहता है कि ये जो पार्ट ए बी सी और डी, ये जो डिवीजन किया गया था स्टेट का, ये अमेंडमेंट 7th अमेंडमेंट 1956, ये खत्म कर दिया इसको और कहा स्टेट और यूटी की बात होगी अब। मतलब स्टेट और यूटी में डिवीजन कर दिया स्टेट को, और ये पार्ट ए बी सी डी जिसमें विभाजन किया गया था स्टेट का, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और
क्या कहा गया यहाँ पे, एक पॉइंट कहा गया, जो स्टेट एक टॉपिक है इसमें, मतलब एक एक्ट बनाया गया, इसको अमेंडमेंट कर करके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, मतलब ये कि 1956 में बनाया गया, कौन से अमेंडमेंट करने के बाद, 7th अमेंडमेंट। और इसमें ये कहा गया कि मतलब दिल्ली को एक यूटी बनाया जाएगा, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, कब, 1956 में, और किसके माध्यम से, 7th अमेंडमेंट के माध्यम से, ठीक है। अब हम देखते हैं 1963 में, 1963 में क्या होता है, तो इससे समझ लेते हैं। गवर्नमेंट यूटी एक्ट 1963, 1963 में गवर्नमेंट ऑफ यूटी यानी यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 आता है, और इसमें क्या कहा जाता है कि जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी को विधानसभा विधानसभा के साथ एक राज्य का दर्जा दिया गया, और दिल्ली भी इसका मांग किया, ठीक है। और इस एक्ट में क्या कहा गया, देखो, ये पुडुचेरी है, यहाँ विधानसभा होगी, ये एक्ट कहता है, लेकिन दिल्ली में क्या होगा, विधानसभा नहीं होगी। मतलब ये हुआ कि 1963 में दिल्ली क्या होगा, मतलब दिल्ली में विधानसभा नहीं होगी, और ये शासन किसके द्वारा होगा, एलजी के द्वारा होगा। मतलब 1963 में आप दिल्ली का जो संवैधानिक स्टेटस देख रहे हैं कि यहाँ पे दिल्ली को विधानसभा नहीं रहती है, लेकिन एलजी के द्वारा शासित हो रही है। अब हम ये सब पॉइंट इसलिए बता रहे हैं कि आप अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर आप समझ लेते हैं, तो आपके लिए जो वर्तमान में घटना हो रही है उसको समझने में आसानी महसूस करोगे, ठीक है। तो अब हम 1987 में देखते हैं कि 1987 में ऐसी कौन सी घटना होती है इसके संदर्भ में। ये सारे विवाद चल रहे हैं, और उस समय विधानसभा की दर्जा को वापस लिया गया था। मतलब मैंने कहा ना कि 1951 में था विधानसभा, लेकिन 1963 में आप देखोगे कि दिल्ली में विधानसभा को मतलब नहीं है, विधानसभा नहीं है, और एलजी के द्वारा शासित हो रहा है, ठीक। तो अब 1987 में इन सभी विवादों का जो समाधान के रूप में एक कमेटी गठित की जाती है, मतलब इनके समाधान के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, और कमेटी होती है बालाकृष्णन कमेटी करके है, बालाकृष्णन कमेटी, ठीक है। इस बालाकृष्णन कमेटी ने दिल्ली के संदर्भ में जो बात कही वो समझिए। सबसे पहले जो दिल्ली के संदर्भ में बात क्या कहा कि इस कमेटी ने सुझाव दिया कि स्टेट और यूटी, मतलब दिल्ली के संदर्भ में पूछा गया कमेटी से कि दिल्ली के संदर्भ में बताओ, दिल्ली को स्टेट का दर्जा दिया जाए या यूटी का। मतलब ये कि इस कमेटी के रिपोर्ट में ये बात, अब जो आगे कहा जाएगा उससे पहले इसको रिपोर्ट में जो बात समस्या का समाधान के लिए बात कही गई थी कि दिल्ली को आप स्टेट या यूटी किसकी दर्जा देनी चाहिए, इसके बारे में इस कमेटी से पूछा गया। कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट देख लेते हैं हम। बालाकृष्णन कमेटी ने क्या कहा कि दिल्ली को यूटी रहने देना चाहिए, मतलब यूटी के पक्ष में ये कमेटी थी, ठीक है। मतलब दिल्ली को यूटी के पक्ष में कमेटी ने रिपोर्ट दिया, और कहा कि सीएम होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए, ठीक है,
और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए कि जो बाला कृष्णन कमेटी है वो यूटी तो रहने देने की बात कहा, लेकिन उसमें एक बात ये कहा कि सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अब हम एक स्टेप और बात करते हैं। हमने 1987 तक आ गए हैं। अब एक अमेंडमेंट और होता है, उसको हम देख लेते हैं। 69th अमेंडमेंट 1981 में। ठीक है, 69th जो अमेंडमेंट होता है ये अमेंडमेंट 1991 में होता है। ठीक है, तो 1991 में क्या कहा जाता है कि दिल्ली जो है अब फिर देखिए 1969 जो अमेंडमेंट हो रहा है 69 1991 में, अब कहा जा रहा है दिल्ली यूटी नहीं रहेगा। अब मतलब दिल्ली को, मतलब इसका नाम बेसिकली जो 69th अमेंडमेंट है 1991 में, ये यूटीज़ नहीं रहेगा, मतलब कि इसका यूटी नाम नहीं रहेगा, अब एनसीटी कहा जाएगा, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी। टेरिटोरी जो इसका नेशनल कैपिटल टेरिटोरी, तो आप इसे कह सकते हैं अब एनसीटी, यानी दिल्ली यूटी ना कह के एनसीटी कहेंगे। ठीक, एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए कि 1991 तक दिल्ली की यूटी नहीं, अब एनसीटी कब से कहा गया, 1991 के बाद से हम एनसीटी जानते हैं, ठीक, कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम दो आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है दिल्ली के संदर्भ में उसको समझते हैं। कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 239A डबल ए और आर्टिकल 239AB। ये दो आर्टिकल हैं जिसे आपको ध्यान से समझना होगा, तभी आप आगे की जो भी कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए हम पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, हम मिटाते हैं इसको साइड में। अब पहले एक आर्टिकल को समझ लेते हैं। पहले आर्टिकल 239AA। देखिए ये आर्टिकल के बारे में जानते हैं कि ये दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस देता है। ठीक है, स्पेशल स्टेटस देता है, जिसमें क्या देता है आइए समझते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि अन्य राज्य में जो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है? गवर्नर करता है ना। अन्य राज्य का सीएम का जो अपॉइंटमेंट गवर्नर। लेकिन जब हम बात करते हैं दिल्ली में, मतलब दिल्ली के संदर्भ में हम बात करें, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको ये विशेष ध्यान देना होगा कि दिल्ली के सीएम का जो अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट याद रखिएगा, और यहाँ पे गवर्नर आप जानते ही हैं। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको बताने का स्टेटस यही है कि स्पेशल स्टेटस दे दिया है इस आर्टिकल ने। ठीक है, ये अपवाद के सेंस में है। अब एक और पॉइंट है जो बेसिक कंसेप्ट है, ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि यूपी में मतलब मिनिस्टर कितने बनाए जा सकते हैं, मान लो कि 100 सीट है। ठीक है, यूपी में विधानसभा में,
और यहाँ पे अगर मिनिस्टर बना 100 में से मंत्री बनाना हो तो कितने को बना सकते हैं? तो मान लो लिमिट है इसमें, लिमिट कितना है? 15%। यानी 100 में से अगर 100 मेंबर हैं तो उसमें 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग मतलब इनको शामिल कर लीजिए, सीएम प्लस 14 जितने भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा इसको इंक्लूड किया गया है? ये है आपका 91st अमेंडमेंट 2001। ठीक है, इसको सॉरी 2001 नहीं, 2003। ठीक है, 91st अमेंडमेंट के तहत इसको लागू किया गया है। ठीक, 2003 अमेंडमेंट। तो हम आप इसे याद रखिएगा। इसका बताने का मतलब यह है कि हम दिल्ली के कंटेस्ट में इसको समझ लेते हैं। अगर दिल्ली के कंटेस्ट में आप समझना चाहते हो तो देखो, देखिए दिल्ली के कंटेस्ट में समझते हैं। दिल्ली में मान लो कि 70 मेंबर हैं, ठीक है, जिसमें से 7 मंत्री बनाए जा सकते हैं, मतलब 10%। ठीक है, तो सीएम प्लस 6 सॉरी 7 मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो सीएम और प्लस 6 अन्य मंत्री। ठीक है, तो ये स्पेशल स्टेटस है, यहाँ पे 10% और अन्य राज्यों में 15%। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और है जो मैं बता दूंगा आपको, स्पेशल स्टेटस में और क्या है। स्पेशल स्टेटस में क्या है? सीएम, ठीक, और प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस पे काम करेंगे। ये है इस आर्टिकल में एलजी के। और जब डिस्प्यूट होगा तो प्रेसिडेंट साहब इसको डील करेंगे। देखो, दरअसल ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो स्पेशल स्टेटस की बात इसमें हुई है आर्टिकल 239AA, उसमें सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस की काम एलजी के सहायता से करेंगे। लेकिन अगर डिस्प्यूट होगा तो एलजी साहब प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। लेकिन एक स्पेशल स्टेटस और है जो इमरजेंसी, यहाँ कहा गया है कि अगर इमरजेंसी होगा तो प्रेसिडेंट के पास एलजी साहब नहीं भेजेंगे, बल्कि वो खुद निर्णय ले लेंगे और इमरजेंसी का हवाला दे देंगे। ठीक, कि मैंने इमरजेंसी में ये निर्णय लिया है। ठीक है, इमरजेंसी का मतलब यह है कि अपनी मर्जी से। ठीक, तो ये है, और समझते हैं, मतलब इसको मिटाता हूँ मैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा इसमें कंसेप्ट है थोड़ा, तो बेसिक कंसेप्ट है, ये आप भी जानें समझें। देखिए अब थोड़ा हमें 7th शेड्यूल को इससे रिलेट करते हैं। देखिए 7th शेड्यूल, इसको क्यों बता रहा हूँ उसका रीज़न है। देखिए 7th शेड्यूल में आप जानते हैं कि स्टेट लिस्ट है, कौन किस विषय पे कानून बना सकता है इस विषय के बारे में है, और यूनियन लिस्ट, और ये कॉन्कोनेंट लिस्ट, इसमें राज्य बनाता है कानून, और इसमें संघ, और ये समवर्ती, मतलब समवर्ती का मतलब ये हो गया कि आपका स्टेट और सेंटर। 7th शेड्यूल में 3 विषय हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इन तीनों सब्जेक्ट पे ये अधिकार देता है कि किस विषय पे कौन कानून बना सकता है, कौन नहीं बना सकता है। ठीक, तो इसी संदर्भ में आप दिल्ली के संदर्भ में समझिएगा। ठीक है, ये राज्य बना सकता है, और ये संघ, मतलब यूनियन लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन? स्टेट और सेंटर दोनों। ठीक है, तो अब हम बात समझते हैं दिल्ली के संदर्भ में। आइए समझते हैं दिल्ली के संदर्भ में कि दिल्ली में कैसे कानून स्टेट बना सकती है, किस विषय में नहीं बना सकती है, इसको समझते हैं। ठीक है, दिल्ली,
स्टेट, दिल्ली स्टेट भी बना सकती है, ठीक है, और कॉन्करेंट, दो विषय पे, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे, दोनों पे कानून बना सकती है। लेकिन कुछ अपवाद है, उसके बारे में जानते हैं। ये आर्टिकल्स कुछ एक्सप्रेशन जो अपवाद की बात करता है उसको हम देख लेते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट कौन कौन से क्षेत्र में कानून नहीं बना सकती है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले एंट्री नंबर समझते हैं, जो एंट्री दी हुई है आपका संविधान में 1, 2 और 18। ये एंट्री है 1, 2 और 18। इस पे ये क्या कहता है एंट्री? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पे कानून दिल्ली सरकार नहीं बना सकती है। 239AA में इस स्टेटस के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसके बाद ठीक है, तो इतना मतलब इसमें स्पेशल प्रोविज़न जो दिया गया था कि जैसे अपवाद मैंने बताया कि जो एंट्री नंबर 1, 2 और 18, मतलब 1, 2 और 18 में जो पब्लिक ऑर्डर और पुलिस और लैंड, इस पे कानून नहीं बना सकती स्टेट, ठीक है। इसीलिए मैंने 7 शेड्यूल के बारे में बताया था, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा हो तो फिर आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसको अच्छे से और समझा सकते हैं। अब एक आर्टिकल मैंने बताया था, आर्टिकल 239A बी, ठीक है। ये एक आर्टिकल को समझ लेते हैं। देखिए, इसमें आर्टिकल क्या कहता है कि जो सीएम है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये, ठीक है, अगर ये संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट इन्हें सस्पेंड कर देगा। प्रेसिडेंट क्या करेगा? सस्पेंड कर देगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये काम नहीं कर रहे हैं तो क्या करेगा? प्रेसिडेंट सस्पेंड कर देगा। और ये कौन से आर्टिकल कहता है? आपका आर्टिकल 239A बी, ठीक है। तो मैंने जब दो आर्टिकल बोला था, आर्टिकल 239A और आर्टिकल 239A बी, यानी दोनों आर्टिकल्स में जो बात कही थी मैंने आपको समझा दिया। ये दिल्ली के ऑर्डिनेंस को समझने के लिए ये सब चीज़ें जरूरी है, इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस पर। जैसे आप अन्य स्टेट में देखते होंगे जो प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो आर्टिकल 356 के तहत वो यहाँ पे नहीं लगता है, बल्कि उसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 239A बी, ठीक है। तो उसके तहत यहाँ पे लगाया जाता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट रूल नहीं है। हम आपको समझाने के लिए वो उस संदर्भ को मैंने दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2015 में क्या हुआ है। 2015 की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक नोटिफिकेशन निकालती है और कहा, नोटिफिकेशन क्या कहता है कि सर्विसेज का जो अधिकार है, आईएएस के ट्रांसफ़र हो या उसकी ट्रांसफ़र से संबंधित हो चीज़ें, वो सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन निकालता है और कहता है पहले कंट्रोल किसके पास था 2015 तक? दिल्ली के गवर्नमेंट के पास। और यह दिल्ली गवर्नमेंट के पास था, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस सर्विसेज के चीज़ों को दिल्ली के कंट्रोल से बाहर करके क्या कहा? सेंटर अपने पास रख लिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक नोटिफिकेशन से, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद समझिए कि इस नोटिफिकेशन के बाद दिल्ली गवर्नमेंट कहाँ जाती है? दिल्ली गवर्नमेंट कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट के पास। दिल्ली हाई कोर्ट के पास गई। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी के जो भी उनकी मांग थी उसे ठुकरा दिया, बोला कि ये सही बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो आर्टिकल 239, केजरीवाल जी गए और हाई कोर्ट में इस बात को कहा कि आर्टिकल 239
ए, आर्टिकल जो 239 का मामला है उसमें पब्लिक ऑर्डर और पुलिस लैंड का काम जो है वो हमें नहीं मिला है, लेकिन इसमें सर्विसेज की बात कहीं नहीं कही गई है। लेकिन हाई कोर्ट ने इनके बात को दरकिनार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब ये अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि ये जो पब्लिक ऑर्डर आर्टिकल, इसी आर्टिकल के हवाला देते हैं और कहते हैं कि लैंड, पुलिस और आपका पब्लिक ऑर्डर का काम है, लेकिन इसमें सर्विसेज नहीं दिया गया है। सर्विसेज मतलब आईएएस आईपीएस का जो ट्रांसफ़र के मामले, फिर भी हमसे अधिकार छीन लिया गया है एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की नोटिफिकेशन से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इनके बात को मान लिया और सरकार को फटकार लगाई कि ये गलत बात है भाई, ये क्या कर रहे हो तुम। सर्विसेज का जब बात ही नहीं है उसमें, तो इसे क्यों एक नोटिफिकेशन से उनके अधिकार को, चुनी हुई सरकार के अधिकारों को आप छीन रहे हैं। मामला सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफ़ी ये मुद्दा बनाया गया कि ये अरविंद केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं ये सही नहीं है। अब क्या करेंगे, सरकार के पास क्या है, पावर है, तो क्या करेगी, ऑर्डिनेंस लाएगी और इसमें संशोधन करेगी इस आर्टिकल में। किस में, आर्टिकल 239 ए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि अगर आप चाहते हैं कि इसे, इस सर्विसेज को इसमें ऐड करना है दिल्ली के स्पेशल प्रोविज़न में, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड में, तो आपको इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और यही हुआ। आइए समझते हैं इसको भी। तो इसमें अब अमेंडमेंट होगा। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो 2018 में कहा था, मतलब टाइमलाइन जब बता रहा था मैं, तो 2018 तक समझिए कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको जजमेंट दे करके अरविंद केजरीवाल के पक्ष में दिया था। तो कहीं ना कहीं अब और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी को काफ़ी मतलब फटकार लगाया और बताया कि आप एड एंड एडवाइस पे काम कीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप एक योगदान की भूमिका निभाइए सरकार चलाने में, न कि बाधा के रूप में बनिए। ठीक है, तो ये जो जजमेंट सुनाया था वो 2 जजों की बेंच ने सुनाया, जिसमें डिस्प्यूट हो गया। फिर 5 जज के पास में गया, ये 5 जजों की बेंच ने इसको संभाला। यानी कि इसमें 2 जज थे, इसमें डिस्प्यूट हो गया था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन 5 जजों की बेंच ने इसे जजमेंट अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में दिया था। ठीक है, तो ये हुआ। फिर एक शब्द सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा था कि ट्रिपल चेन अकाउंटेबिलिटी। ट्रिपल चेन अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए डेमोक्रेसी में आपको पता है कि ये यहाँ पब्लिक है और इसे चुनकर विधानसभा में अपने नेता को भेजती है, मतलब एमएलए को, और फिर इस विधानसभा में एक यहाँ पे विचार विमर्श होता है इस जनता के हर समस्याओं का, और यहाँ समाधान होता है, नियम कानून कायदे सब बनते हैं। और प्रशासन जो होते हैं यहाँ पे, तो प्रशासन को नियंत्रण या उसके ट्रांसफ़र या कुछ भी अधिकार विधानसभा में बैठे मेंबर का जो पक्ष में है, मतलब कि जो सरकार में है, उन्हें होना चाहिए। इसलिए क्योंकि पब्लिक यानी जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, और इसी को ट्रिपल चेन अकाउंटेबिलिटी, यह सुप्रीम कोर्ट के ये शब्द है। ठीक है, तो इस बारे में बताया गया। आप ये शब्द को समझ गए होंगे। तो और इसी संदर्भ में अब आप समझ पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया और उसके अधिकार को मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ था जजमेंट, और अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में था। अब अमित शाह जी क्या करते हैं, अब अमेंडमेंट करेंगे, सीधी सी बात है, करेंगे क्या, अमेंडमेंट करेंगे। 11 मई के जजमेंट आता है और 19 मई को अमेंडमेंट हो जाता है। और दिल्ली ऑर्डिनेंस सर्विस करके एक अमेंडमेंट होता है, और इस अमेंडमेंट में क्या होता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाती है। और स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने का उद्देश्य होता है कि देखिए इसका नाम क्या है, NCCSA। इस बॉडी का काम क्या होगा, ये रिकमेंड करेगी। क्या रिकमेंड करेगी, इसको समझते हैं थोड़ा। जितने भी सर्विसेज से रिलेटेड होगा, सर्विसेज का रिलेटेड आप समझिए, जो प्रशासक हैं उन्हें ट्रांसफ़र करना, उन्हें नियंत्रण करना का काम जो होगा,
वो ये कमेटी करेगी। अब इस कमेटी के रिकमेंड पे एलजी की सहायता से, मतलब इसमें एलजी का रोल बढ़ा दिया गया, मतलब एलजी की भूमिका को बढ़ा दी गई। ठीक है। और देखिए मैंने इतना कुछ बताया, ऑर्डिनेंस बार बार बोल रहा हूँ, ऑर्डिनेंस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ऑर्डिनेंस का जो मतलब होता है, अध्यादेश हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इसको समझिए। देखिए सामान्य रूप से जब हम कानून बनाते हैं तो संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, और फिर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, और फिर प्रेसिडेंट, इसके बाद कानून बन जाता है। लेकिन जब हम ऑर्डिनेंस की बात करते हैं तो कभी कभी इमरजेंसी में या फिर जब संसद का सत्र न चल रहा हो तब हम ऑर्डिनेंस की बात करते हैं। ठीक है, विशेष प्रावधान किया गया है ये। और ऑर्डिनेंस की बात जब हम करते हैं तो आर्टिकल 123 में 123 आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक, तो छुट्टी हो, मतलब सत्र छुट्टी पे हो या फिर इमरजेंसी हो तो ऑर्डिनेंस की बात होती है। तो विपक्ष के लोग काफ़ी ये कहे कि कौन सी ये मतलब सर्विसेज का को लेकर के आपने ऑर्डिनेंस ला दिया जब सत्र नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका काम लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस का नहीं है, आप बिजली, पानी और हेल्थ पे काम कीजिए। मतलब ये अमित शाह जी संसद भवन में उन्होंने कहा इस बात को। मतलब यह है कि दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने का काम किया गया, और इसमें मतलब इस स्टैट्यूटरी बॉडी के द्वारा मतलब रिकमेंड करेगी और एलजी को पावर दे दिया, एलजी सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो फिर सीएम साहब का कुछ नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो ये बॉडी बनाई गई है, इस बॉडी में कौन कौन से मेंबर होंगे। इससे भी आपको विवाद पता चलेगा कि क्यों मतलब इतना विवाद हुआ था। देखिए ये बॉडी है आपका NCCSA, ये एक बॉडी बनाई गई है। इसमें मेंबर कौन कौन होंगे? मेंबर देखिए सीएम, इसके बाद चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी। मतलब मेंबर इसमें कितने होंगे? सीएम और इसके बाद चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये सेंटर, और ये अरविंद केजरीवाल जी इसके सीएम। तो मुझे आप बताओ, अगर कोई डिसीजन भी लेना होगा तो सीएम अगर नहीं भी हो तब भी चलेगा, क्योंकि कोरम का भी बात यहाँ पे है। कोरम मतलब होता है आप प्रेजेंट हैं अभी या नहीं, उपस्थिति। तो अगर ये नहीं भी उपस्थित भी अनुपस्थित भी रहते हैं तब भी ये लोग दोनों लोग मिलकर डिसीजन ले सकते हैं इस पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सीएम का कोई केवल एक मुख्य दर्शक की भूमिका में रहेंगे ये कोई भी निर्णय में, और बहुमत से निर्णय लेना है। सबसे बड़ी बात है बहुमत से, और कोरम, ये कोरम और बहुमत ये कहीं ना कहीं एक निष्पक्ष नहीं दिखता है इसमें। ठीक है, तो यही है, ये तो हुई बात। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि किसी हमेशा आप सुनते होंगे कि स्टेटहुड की दर्जा की बात होती है। स्टेटहुड हमेशा अरविंद केजरीवाल जी कि हमें दिल्ली को एक स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए। स्टेटहुड का मतलब अब इसमें समझते हैं कि स्टेट यस या नो, मतलब स्टेट होना चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए दिल्ली को। सबसे पहले ये समझिए कि किसी राज्य को जब हम यूटी का दर्जा देते हैं तो क्यों देते हैं। यूटी का दर्जा देने का मतलब है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो, या फिर जनसंख्या कम हो, या सांस्कृतिक उसकी डाइवर्सिटी अलग हो, तब हम यूटी की दर्जा देते हैं। या फिर अब हम समझते हैं कि जो दिल्ली की पूर्ण राज्य की दर्जा की मांग की जा रही है ये सही है गलत, उसके पक्ष में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों देना चाहिए। देखिए जनसंख्या 2 करोड़ है, जनसंख्या 2 करोड़। इसके बाद डेमोक्रेसी में पब्लिक जो हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग अगर मतभेद ना हो, हम अच्छे से काम कर सके, तो एलजी और सीएम में मतभेद कम हो तो हम अच्छा से काम करके जनता को अच्छे से लाभान्वित कर सकते हैं। लेकिन हमेशा डिस्प्यूट होते रहेगा तो क्या काम करेंगे। अब इसमें देखते क्यों नहीं होना चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं होना चाहिए। सबसे पहले है फेडरल इंस्टीट्यूशन हमारे देश में, जो दिल्ली का स्थान है वहाँ पे फेडरल इंस्टीट्यूशन है। फेडरल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, यानी जितने भी हम काम करते हैं वो सब कुछ यहीं पे है। साथ ही साथ एम्बेसी है। एम्बेसी मतलब ये होता है कि जो राजदूत आप देखते होंगे वहाँ पे जितने भी दिल्ली में है वो सब फॉरेन पॉलिसी से संबंधित चीज़ें हैं, तो उसकी सुरक्षा की गारंटी एक सीएम के हाथ पे नहीं दिया जा सकता, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम उसे स्टेटहुड का दर्जा नहीं दे सकते।
दोनों पक्ष हमने बताया और स्टार्टिंग से एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर के बताया। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि इस ऑर्डिनेंस को लाने का उद्देश्य यही था कि बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। अगर नहीं भी समझे होंगे कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि इसे बेहतर करके और हम आपको समझा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को काफ़ी धैर्य के साथ देखा। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।